Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some very important The Hindu newspaper articles. आइए शुरू करते हैं डिस्कशन. सबसे पहला आर्टिकल आपको फ्रंट पेज पर ही देखने को मिलेगा. इट इज़ रिगार्डिंग दी क्लाइमेट फाइनेंसिंग. ठीक है, बहुत दिन से हम कोप 29 को डिस्कस करते जा रहे हैं. बाकू में जो कोप 29 UNFCCC की समिट हो रही है, इट इज़ गोइंग ऑन. एंड उसमें सिर्फ एक ही अभी तक हमें इंपॉर्टेंट खबर देखने को मिली है फॉर आवर एनवायरनमेंट, दैट इज़ कार्बन मार्केट मैकेनिज्म हैज़ बीन फाइनलाइज्ड. उसमें जो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटिंग है, वो सब अभी बाद की बातें हैं, लेकिन ये एक एग्रीमेंट साइन ज़रूर हो गया है कि कार्बन मार्केटिंग की यहाँ पर जो इनिशिएशन है दैट हैज़ बीन डन विद राइट. दूसरा यहाँ पर एक आर्टिकल में बार बार बात करी जा रही है, एंड एवरी डे दिस न्यूज़ इज़ कवरिंग दी हेडलाइंस ऑफ दी वेरियस न्यूज़पेपर्स की जो फाइनेंसिंग है उसके ऊपर क्या यहाँ पर बात करी गई है. फाइनेंसिंग को आप यहाँ पर कैसे सॉल्व करने वाले हो. जो डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में एक थोड़ा सा टसल देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर रिगार्डिंग दी हाउ मच ऑफ द फंड इज़ रिक्वायर्ड ईच ईयर फॉर दी मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन. ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें मिटिगेशन करने की ज़रूरत है, एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को अडेप्टेशन के लिए भी एक फ़ंड चाहिए है. ऐसे ही ट्रांजिशन नहीं कर देंगे क्योंकि उनको इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखनी है, साथ में एनवायरमेंटल चेंजेस भी देखने हैं. तो दोनों को जब साथ में लेके चलते हैं तो लगता है पैसा, एंड वो पैसा डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ आर डिमांडिंग फ्रॉम दी डेवलप्ड कंट्रीज़. Again and again we are reiterating this word that they were the sole responsible people and countries who had led this climate change initially. तो हम बोल सकते हैं now everyone is a contributor in the carbon emission in the global warming. तो अभी जो initial जो starting हुई है, जो एक push दिया गया था global warming को, वो हम बोल सकते हैं that was from the developed countries. So now developing countries and underdeveloped countries are demanding some पैसा, some money each year for mitigation and adaptation. लेकिन इसमें एक थोड़ा सा टसल देखने को मिल रहा है. व्हाट इज़ दैट? जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जस्ट लाइक इंडिया, दे आर डिमांडिंग इन ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स राइट ईच ईयर. दे नीड, इंडिया हैज़ कोटेड दैट वी नीड 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज़ ईच ईयर. लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये सुनने को मिला है राइट कि वी कैन कोट अप टू $200 बिलियन ईच ईयर. तो कहाँ 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स की डिमांड करी जा रही है, एंड कहाँ पर आप यहाँ पर $200 बिलियन की बात कर रहे हो. तो ये बोल रहा है यहाँ पर जो भी हेड हैं यहाँ पर, ये इनका कहना है कि इज दिस अ जॉक, ये क्या आपके लिए मजाक है, बिकॉज यू वर सोल रिस्पॉन्सिबल पीपल फॉर दिस डिटीरियोरेशन ऑफ द क्लाइमेट, एंड नाउ वी आर सेइंग वी आर नॉट हैविंग इनफ मनी, इनफ फंड टू गिव टू दी डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. तो अभी इसके ऊपर एक मत यहाँ पर हमें बनते हुए नहीं दिख रहा है. एंड फाइनली जब यहाँ पर ये जो समिट है दिस विल बी एंडिंग सून, बिकॉज नेक्स्ट ईयर क्या है, जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है कार्बन एमिशंस को रोकने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रांजिशन में लाने के लिए, तो वो अगले साल फिर से रिन्यू किए जाने हैं. और जब वो रिन्यू होंगे तो इसी बेस पर होंगे कि कितना पैसा है, फंड में कितना पैसा है. जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको वो ट्रांजिशन के लिए पैसा चाहिए होगा. तो कितना फंड है उसी हिसाब से वो अपने NDCs को रिन्यू करेंगे. अगर पैसा नहीं देंगे तो वो NDCs को भी रिन्यू नहीं करेंगे, एंड अल्टीमेटली दिस इज़ कंप्लीट टू अर्थ. अगर हम बोले इंडिया की तरफ से ही ये बोला गया है वसुधैव कुटुंबकम. तो फाइनली दिस क्लाइमेट चेंज इज अल्टीमेटली गोइंग टू इम्पैक्ट ईच एंड एवरी वन ऑन दिस प्लानट. सो डेवलप्ड कंट्रीज से ये रिक्वेस्ट है ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कि आप ये जो फंड है इसको मैकेनाइज कीजिए जल्दी से, एंड इसको रिन्यू कीजिए, एंड एटलीस्ट मेक इट $1 ट्रिलियन ईच ईयर रादर देन कोटिंग फॉर $200 बिलियन. और कहने की बात है $200 बिलियन भी अभी तक $100 बिलियन का जो टारगेट है ईच ईयर का, वो भी फुलफिल नहीं होता हुआ हमें दिखा है आज तक. तो दैट इज वाई $1.3 ट्रिलियन इज अ फार क्राई राइट. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल. ओके जी, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. जस्ट अ सेकेंड. यस, दिस पेज इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर टुडेज डिस्कशन. आइए शुरू करते हैं डिस्कशन. सबसे पहले आर्टिकल से हम यहाँ पर शुरू करेंगे. दैट इज़ क्लाइमेट चेंज इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रप्टर इन द एक्वाकल्चर सेज FAO. ओके, सेज FAO. यहाँ पर FAO की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि
जो एक्वाकल्चर है उसके ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्लाइमेट चेंज का। तो अगर हम FAO की बात करें, ये 1945 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, 1945। तो 1945 में जब ये एस्टेब्लिश हुआ, इसका मेजर एम क्या था कि जो न्यूट्रिशन है लोगों के बीच में वो बढ़ना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे ध्यान देना है, एंड साथ में जो वर्ल्ड लेवल पर हंगर आने वाली है उसको इराडिकेट भी करना है। ठीक है, तो ये एक स्पेशलाइज्ड UN एजेंसी है FAO, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा यहाँ पर हमें टर्म देखने को मिल रहा है एक्वाकल्चर। कई बार हम एक्वाकल्चर को फिशरी के साथ कंफ्यूज करते हैं, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस समझ लेते हैं। एक्वाकल्चर क्या होता है? एक्वाकल्चर इज द कंट्रोल्ड रियरिंग, हार्वेस्टिंग और ब्रीडिंग ऑफ द एक्वेटिक स्पीशीज इन वेरियस एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, राइट। एंड अगर हम बात करें फिशरीज की, तो फिशरीज क्या होते हैं? कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में फिश प्रोडक्शन, फिश रियरिंग करना इन कन्फाइंड एरिया, कन्फाइंड स्पीशीज कन्फाइंड एरिया में। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली फिशरी की बात करें तो स्पेसिफिकली फिशेस। एंड अगर हम एक्वाकल्चर की बात करें उसमें फिशेस भी आ जाती हैं, दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स भी उसमें आ जाते हैं। तो एक्वाकल्चर ओवरऑल एक डिफरेंट टर्म है फ्रॉम द फिश। वी शुड नॉट कन्फाइन एक्वाकल्चर टू फिशेज ओनली। फिशरी तो इसका एक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है आर्टिकल? दे से दैट क्लाइमेट चेंज बिगेस्ट डिस्ट्रप्टर है एक्वाकल्चर में, राइट। तो जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से ऑब्वियसली ओशंस आर ऑल्सो वार्मिंग अप, एंड ओशन की वार्मिंग की वजह से जो एक्वेटिक स्पीशीज हैं उनके ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है, एंड जिसकी वजह से जो फिशरीज के ऊपर या एक्वाकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट कम्युनिटीज हैं उनके ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट हमें इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर देखने को मिल सकता है। सो दैट इज वाई FAO हैज सजेस्टेड टू इंडियन कम्युनिटी स्पेसिफिकली कि आपको अपनी जो एक्वाकल्चर है उसमें वेराइटी ऑफ फिशेस को रियर करना स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू अडेप्ट विद द चेंजिंग क्लाइमेट चेंज। तो ये जो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके साथ आपको अडेप्टेशन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। यू माइट इवन गो टू द डिफरेंट कल्टिवेशन ऑफ द डिफरेंट फिशरीज, डिफरेंट फिशेस, राइट। जो आप एक ही ले में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक ही तरीके की आप फिशेस जो उगा रहे हो उसमें आपको डिफरेंट तरीके की फिशेस उगाने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखते हैं ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो ब्लू इकोनॉमीज हैं, ब्लू इकोनॉमी है आपका, तो ब्लू इकोनॉमी में जितना भी इंडिया हैज़ टू अडेप्ट टू द सिचुएशन बाय टेकिंग मेजर्स सच एज चेंजिंग द फिशिंग गियर्स। जिस तरीके से आप फिशिंग यहाँ पर कर रहे हैं उनको भी चेंज करना पड़ेगा, एंड जिस आप स्पीशीज़ की फिशिंग कर रहे हो उनको भी यहाँ पर आपको उसमें वैरायटी लाने की ज़रूरत है। एक ही फिश स्पीशीज़ पर आपको डिपेंड नहीं करना चाहिए। साथ में यहाँ पर बोला है कि जो इंडिया का एक्वाकल्चर है वो ग्लोबल एवरेज से कहीं ज़्यादा है। अगर हम बात करें इंडिया की कोस्ट लाइन बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है इंडिया के पास, एंड वी हैव वेरियस कोस्टल स्टेट्स जिसमें मेजर कम्युनिटीज़ आर डिपेंडेंट ऑन द एक्वाकल्चर। तो उन कम्युनिटीज़ के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट ना आए क्लाइमेट चेंज की वजह से, दैट इज़ वाई FAO ने बोला है दैट यू हैव टू अडेप्ट। एक मेजर अडेप्टेशन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, मिटिगेशन यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। यू माइट, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ टू अडेप्ट। यहाँ पर अडेप्टेशन पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस दिया गया है। अडेप्टेशन इज क्रूशियल। यू माइट एक्चुअली नीड टू चेंज दी फिश दैट यू कैच। जो आप फिशेस कैच करते हो उसको भी आपको चेंज करना पड़ सकता है। ध्यान देने वाली बात ये है कि इंडिया का अगर हम एक्वाकल्चर इंडस्ट्री की बात करें तो वी आर ऑन दी सेकेंड लार्जेस्ट aquaculture industry, and we are even the third largest fish producing country, and we comprise of near about approximately 8% of the global production. So aquaculture is a very important player in the economy for the coastal states economy specifically, right? आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है इंडिया चाइना अग्री टू वर्क ऑन रीबिल्डिंग ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट। हमने कल भी ये टॉपिक इन डिटेल डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले कल की वीडियो जाके देखिए, एंड देन यू कैन कम टू दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल में मेजरली क्या बात करी गई है दैट रिसेंटली द रिजम्पशन ऑफ द फ्लाइट्स एंड रिजम्पशन ऑफ द वीज़ा एंड एक्सचेंज ऑफ द जर्नलिस्ट, हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो ये सब हम रिज्यूम कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी थोड़े दिन पहले ही towards the end of the October, we have taken care of the disengagement on the LAC, that is line of actual control. वहाँ पर हमने give up कर दिया है on the disengagement, and we have taken of the disengagement, and now the regular patrolling vehicles have been initiated. Regular patrolling have been initiated by both the countries on both the sides, right? तो इसमें भी यही बात करी गई है मेजरली। लेकिन यहाँ पर क्या एक हमारे लिए डिस्कशन का क्या पॉइंट है, क्योंकि जो इसमें है वो हम कल डिस्कस कर ही चुके हैं। दूसरा
यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस आर्टिकल, दैट इज आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस, ADMM प्लस, दैट इज आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट आसियान। आसियान के बारे में हम पिछले मंथ भी बहुत सारा डिस्कशन करके आए थे। तो आसियान क्या है? दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये एक एसोसिएशन है दैट वाज मेड इन 1967 वाया बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसमें 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे एंड लेटर ऑन 5 मोर मेंबर्स हैव बीन एडेड। तो अगर हम फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें, दे आर द थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, राइट। ये सारे हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, दे वर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस आसियान, राइट। देन लेटर ऑन अगर हम देखें और मेंबर्स इसमें ऐड हुए। अब यहाँ पर आसियान के 10 मेंबर्स हैं एंड जो अदर 8 मेंबर्स हैं, दे आर दी 8 डायलॉग पार्टनर्स। तो 10 मेंबर्स की अगर हम बात करें, वी कैन मूव फ्रॉम दी, हम म्यांमार से अगर हम नीचे जाते हुए साउथ ईस्ट एशिया को कवर करेंगे, देन वी कैन से कि यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट ये पूरा आसियान का एक क्लब बन जाता है। अगर हम म्यांमार से मूव करते हैं, म्यांमार, देन थाईलैंड, देन मलेशिया, देन सिंगापुर, देन इंडोनेशिया एंड देन उधर की तरफ अगर हम जाएंगे, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, देन फिलीपींस एंड ब्रुनेई, ये सारे के सारे जो भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, दे आर द मेंबर्स ऑफ द आसियान। साथ में इसमें अगर हम बात करें 8 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। तो USA, रशिया, इंडिया, चाइना, 4 ये मेजर प्लेयर्स इसमें हैं। साथ में इनमें कौन है? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड नीचे से, एंड साउथ कोरिया एंड जापान इन दी पैसिफिक रीजन। तो हम इनसे इस तरीके से याद कर, थ्रू दी मैप वी कैन मेमोराइज, क्योंकि अगर हम ऐसे रटने बैठेंगे तो हमें ये नाम कभी नहीं याद होंगे। आप जब ये नाम बोले तो आपके दिमाग में वो मैप चलना चाहिए, राइट। क्योंकि यू नो मेजर प्लेयर्स अभी फ़िलहाल अगर हम जिनको देखना चाहें, इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखना चाहें या वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में, तो मेजर प्लेयर्स के तौर पे इंडिया, चाइना, USA, रशिया, दे आर दी मेजर प्लेयर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। एंड अगर हम पैसिफिक रीजन में देखें तो रशिया, जापान एंड साउथ कोरिया मेजर प्लेयर्स। एंड अगर हम साउथ में देखें तो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड दोनों साथ साथ ही हैं, तो उनको हम याद कर सकते हैं। तो दीज 10 + 8 10 आसियान के मेंबर्स हैं और 8 आपके डायलॉग पार्टनर्स हैं आसियान के ही, दे आर दी मेंबर्स ऑफ द ADMM प्लस। ADMM प्लस की अगर हम बात करें तो ये 2010 में बनाया गया था। 2010 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट करी गई थी। किस लिए? फॉर इंक्रीजिंग द डायलॉग एंड रीजनल सिक्योरिटी बिटवीन दी आसियान एंड दी डायलॉग पार्टनर्स। तो जितने भी यहाँ पर आपके 18 मेंबर्स जो आपको देखने को मिलते हैं, इनमें कोऑपरेशन बढ़ाना, कोलैबोरेशन बढ़ाना रिगार्डिंग दी डिफेंस एंड दी सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी ऑफ दी आसियान मेंबर कंट्रीज, राइट। तो इसका मेजर एम तो डिफेंस और सिक्योरिटी पर ही है। तो दैट इज व्हाई वी कैन से, एंड 2017 के बाद हम ये कह सकते हैं ये एनुअली इसकी मीटिंग होती रही है। अगर हम आसियान की बात करें तो आसियान इज अ बाई एनुअल मीटिंग। तो ये बाई एनुअल मीटिंग है, साल में 2 बार होती है। तो लेकिन इसका जो चेयरमैनशिप है वो साल में एक ही बार रोटेट होती है, राइट। तो ये आपका पूरा डिस्कशन था। दिस इज स्पेसिफिकली अबाउट द इंडिया एंड चाइना। एंड अगर हम बात करें जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया है वो स्पेसिफिकली इस वर्ड के लिए डिस्कस किया है, दैट इज ADMM प्लस। ADMM प्लस के सारे मेंबर्स आपको पता होने चाहिए, आपको इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पता होना चाहिए, एंड आपको इसके जो कोर ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इस सबमिट में हमें इतना ही इस आर्टिकल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। एयर पोल्यूशन, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इट इनफ। नाउ ग्रैप 4 स्टेज तो कल ही हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिल गई थी, एंड नाउ वर्क फ्रॉम होम जो ये पॉलिसी है ये भी चालू हो गई है, बिकॉज ग्रैप स्टेज 4 में पहुंच चुका है। एंड जो यहाँ पर आपको पोल्यूशन देखने को मिल रहा है दैट इज अबव 460 के करीब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, right. Let us move on to the next article. This is regarding the Prime Minister proposes 7 key pillars to strengthen ties between India, that says India and CARICOM. यहाँ पर Prime Minister की तरफ से, that is Head of State, पहली बार ऐसा हुआ है 50 years में कि हेड ऑफ स्टेट हैज़ गॉन टू विजिट दी कैरिकॉम। ठीक है, कैरिकॉम के वह जो हेड ऑफ स्टेट है उनसे मिलने स्पेसिफिकली हम यहाँ पर एंगेज होते हुए दिख रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर का। तो 50 इयर्स में ये पहली बार ऐसा हुआ है। ऑल्दो पिछली बार जब ये मिले थे 2019 के अराउंड यहाँ पर इनकी मीटिंग हुई थी, लेकिन दैट वाज ऑन दी साइड लाइन्स ऑफ दी UN जनरल असेंबली। लेकिन उसको अगर हम साइड करें तो ये 50 साल में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम यहाँ पर बात करें कैरिकॉम की, राइट। अगर हम बात करें कैरिकॉम की तो व्हाट इज कैरिकॉम? कैरिकॉम सिंपल वर्ड है, पूरा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैरिकॉम क्या है? कैरिबियन कम्युनिटीज़।
ठीक है, इट इज़ शॉर्ट फॉर कैरिबियन कम्युनिटी। जो भी कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, लगभग 15 कंट्रीज इसकी मेंबर है एंड अदर कंट्रीज आर ऑल्सो द पार्ट, लेकिन दे हैव ऑब्जर्वर स्टेटस। मेजर जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर 15 कंट्रीज इसकी पार्ट हैं, ठीक है। तो 15 कंट्रीज इसकी कैरिबियन कंट्रीज जो है वो इसके मेंबर है। तो इनका जो दिस कैन बी सेड, कैरिकॉम को हम ये बोल सकते हैं कि ये एक ओल्डेस्ट इंटीग्रेटिंग मूवमेंट को हम बोल सकते हैं। इट इज़ दी वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इंटीग्रेटिंग मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो कैरिबियन कंट्रीज़ हैं उनके इंटीग्रेशन के लिए, उनका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए, उनकी सिक्योरिटी इंटीग्रेशन के लिए ये ऐसी एक मूवमेंट चलाई गई थी, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी इन 1973। 1973 में ये कैरिकॉम बनाया गया था। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया की तरफ से यहाँ पर 7 पिलर्स पर बात करी गई है। 7 पिलर्स भी आपको अलग से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको सामने दिए हुए हैं 7 पिलर्स। कैरिकॉम के अंदर ही अब की बार हमने क्या ढूंढ लिया है, 7 पिलर। तो इंडिया इज़ वेरी फेमस फॉर दीज एक्रोनिम्स, राइट। तो हम देख लेते हैं इसमें C4 कौन से ऐसे 7 पिलर्स हैं, 7 की पिलर्स जिसमें हम अपनी टाइज को स्ट्रेंथन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कैरिकॉम की बात करें तो C फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, C फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग। देन नेक्स्ट A से बात करें तो A में आता है आपका एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। सब कुछ आपको इसके नाम से ही याद हो जाएगा, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। अगर हम R से बात करें, R का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी प्लस क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी प्लस क्लाइमेट चेंज। I की बात करें तो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। अगर हम दोबारा से C की बात करें तो दिस इज रिगार्डिंग दी क्रिकेट एंड कल्चर, क्रिकेट एंड कल्चर। O की बात करें तो दिस इज रिगार्डिंग दी ओशियन इकोनॉमी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, राइट। अगर हम M की बात करें तो M सिंपली इज फॉर मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो ये 7 की पिलर्स हैं जिसमें इंडिया एंड कैरिकॉम, या फिर हम बोले कैरिबियन कम्युनिटी, या फिर हम बोले कैरिबियन कंट्रीज, ये इस जो भी 7 की पिलर्स हैं इसमें अपनी जो टाइज हैं उनको स्ट्रेंथन करने वाली है, राइट। सो एक बार इस आर्टिकल में हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या बोला गया है। दैट इट इज फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन हेड ऑफ द स्टेट इन मोर देन 50 years, made the remarks as he joined leaders from the Caribbean partner countries for the second India CARICOM summit here, राइट। तो यहाँ पर डिफरेंट चीज़ों में बात करी गई है। इकोनॉमिक कॉपरेशन किया जाएगा, एग्रीकल्चर में, फूड सिक्योरिटी में, हेल्थ में, फार्मास्यूटिकल, साइंस एंड इनोवेशन। वी हैव डिस्कस दिस 7 की पिलर्स। तो आपको ये ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जैक्टली कैरिकॉम में जो 7 आपने की पिलर्स हमने डिस्कस किए हैं, जस्ट लाइक कैपेसिटी बिल्डिंग, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, इनोवेशन टेक्नोलॉजी, क्रिकेट एंड हम बोल सकते हैं कल्चर, एंड O फॉर ओशन इकोनॉमी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, एंड M फॉर मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। देन यहाँ पर बोला गया है दैट वी हैव प्रोमोटेड 5 T's। अब यहाँ पर 5 T's की भी बात करी गई है। नीड नॉट रिमेंबर ऑल दिस पार्ट, बट कैरिकॉम का आपका जरूरी है। कैरिकॉम की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, इनकी गायना में इनका हेडक्वार्टर है कैरिकॉम का। तो ये सब आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए फॉर इंट्रोडक्शन पार्ट, कि जब भी अगर आपसे कैरिकॉम के रिलेशन में कोई क्वेश्चन पूछा जाए, इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए आपको पता होना चाहिए, या फिर प्रीलिम्स में आपसे पूछ लिया गया तो वहाँ पर भी आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। तो यहाँ पर मिस्टर मोदी की तरफ से बोला गया है, वी आर फोकसिंग ऑन 5 T's, दैट इज ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, टैलेंट एंड ट्रेडिशन। एंड इनके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की ज़रूरत है जिसकी वजह से जो टाइज है उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। एंड यहाँ पर जो गायना के ड्यूरिंग द समिट गायना प्रेसिडेंट, उन्होंने भी इंडियन गवर्नमेंट को एंड इंडियन पीपल को थैंक यू बोला है। वाई? बिकॉज वी वर द फर्स्ट टू सेंड द कोविड वैक्सीन्स। तो उन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद दिया है एंड हमें बताया है दैट वी आर वेरी जनरस, राइट। तो वी हैव हेल्प्ड होल वर्ल्ड ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक, एवरीबडी हैज़ रिकॉग्नाइज्ड आवर एफर्ट्स इन हेल्पिंग टू एलिमिनेट दिस पेंडेमिक कोविड-19। तो यहाँ पर गायना जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इसमें हेल्प किया, बिकॉज गायना इज दी हेडक्वार्टर ऑफ द कैरिकॉम। सो दैट इज वाई वहाँ पर ये हेडक्वार्टर में सबमिट हो रही है। एंड ही हैज़ एड्रेस्ड अस एज दी, ही हैज़ थैंक्ड द इंडियन गवर्नमेंट। एंड लेटर ऑन यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड हियर फ्रॉम ब्राज़ील, ब्राज़ील से डायरेक्टली यहाँ पर G20 समिट को अटेंड करके डायरेक्टली यहाँ पर आए हैं। एंड नाउ ही इज अटेंडिंग दी इंडिया कैरिकॉम समिट। इट इज़ important for us this year. It is a new development in the international relations, so you must keep in mind, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। Okay, next article. Yes, this is important.
ये आप सोसाइटी के लिए भी देख सकते हैं इस आर्टिकल को। एंड एक इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट यहाँ पर आपके लिए निकल के आता है, दैट इज यूनिसेफ रिपोर्ट। एक यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है, दैट इज स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट। ये कौन रिलीज करता है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इट इज रिलीज बाय यूनिसेफ, दैट इज यूनाइटेड नेशन द इमरजेंसी फंड, चिल्ड्रन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यहाँ पर हम बोल सकते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ वैसे तो हम देखें तो एक ये यहाँ पर जो चाइल्ड राइट की बात करें तो 1989 में एक कन्वेंशन साइन किया गया था फॉर द प्रोटेक्शन, कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो 1989 का एक कन्वेंशन है यूनिसेफ के अंडर ही। तो यूनिसेफ का जो 1989 का ये कन्वेंशन है, ऑल्दो अगर हम यूनिसेफ की बात करें तो 1946 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन जो हम यहाँ पर स्पेसिफिकली इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो हमें एक कन्वेंशन भी यहाँ पर देखना जरूरी है, दैट इज कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, दैट इज 1989 में साइन किया था एंड इंडिया की तरफ से उसको 1992 में रेटिफाई कर दिया गया था। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बैकग्राउंड। अब इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है, इस रिपोर्ट में बोला गया है कि नियरली 1 बिलियन चिल्ड्रन इन द कंप्लीट वर्ल्ड आर लिविंग इन सच कंट्रीज विच आर फेसिंग ह्यूज क्लाइमेट चेंज एंड हैजार्डस क्लाइमेटिक एक्टिविटीज एंड हैजार्डस पोल्यूशन एक्टिविटीज। तो ऐसी कंट्रीज में लगभग 1 बिलियन बच्चे यहाँ पर ऐसी कंट्रीज में पैदा हो रहे हैं, दे आर फेसिंग so much of hazardous activities due to the climate change। तो climate change का impact कैसे होने वाला है, यहाँ पर इस आर्टिकल में एक important 4-5 पॉइंट आपको दिए गए हैं, वो आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर बोला गया है कि जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वो जो बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम है, जो लंग्स हैं, दे आर वेरी वल्नरेबल, दे डू नॉट हैव अ वेरी हाई इम्यूनिटी सिस्टम, तो दैट इज वाई दे आर वल्नरेबल टू द इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन। दूसरा यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो राइजिंग टेम्परेचर है, दे एक्ट एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज। तो मॉस्किटोज के लिए एक राइजिंग टेम्परेचर है जो आपका डिजीजेस को फैलाने में बहुत हेल्प करेगा मॉस्किटोज, एंड जिसकी वजह से ज़्यादा डिजीजेस फैलेंगी एंड दे इम्पैक्ट द चिल्ड्रन एज वेल, जस्ट लाइक मलेरिया, डेंगू, जीका, राइट। दूसरा है फ्लड्स, अगर फ्लड्स ज़्यादा आ रही है तो उसकी वजह से वाटर सप्लाईज कंटामिनेट होती हैं, जिसकी वजह से वाटर बोर्न डिजीजेस बच्चों में सबसे ज़्यादा फैलती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो एक्सट्रीम वेदर लिमिट्स जो हैं वो फूड प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से जो फूड सिक्योरिटी है ऐसी कंट्रीज़ की वो हैम्पर होती है एंड जिससे ट्रिगर होता है माल नरिशमेंट इन द विमेन एंड द चिल्ड्रन, इन द प्रेग्नेंट विमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, उनमें जो डिफरेंस आता है, जो उनका जो न्यूट्रिशन है वो लो जाता है, उसमें इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट रिलेटेड डिजीजेज हैं, जिसकी वजह से हेल्पलेसनेस फील हो सकती है, ट्रॉमा फील हो सकता है, एंग्जाइटी फील हो सकती है। इस रिपोर्ट में ये सब बताया गया है। ऑल्दो यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस भी आपको दिए गए हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जो अभी इंक्रीमेंट है ओवरऑल, वैसे बोला गया है कि बाय 2050 जो वर्ल्ड की चाइल्ड पॉपुलेशन है इट इज़ सपोज टू बी स्टेबलाइजिंग, लेकिन जो साउथ एंड अफ्रीका कंट्री एंड साउथ एशियन कंट्रीज है उसमें ये पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन विल बी इंक्रीजिंग। एंड क्योंकि क्या है, एक साइड पर इनके ऊपर ही सबसे ज़्यादा बर्डन है क्लाइमेट चेंज का, दे कैन नॉट ट्रांजिशन टू अ क्लाइमेट चेंज। जो इकोनॉमी यहाँ पर रिन्यूएबल इकोनॉमी है उसमें ट्रांजिशन के लिए इतना पैसा नहीं है, दैट्स वाई तो हम COP 29 अभी डिस्कस करके आए हैं, सो दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन हम यहाँ पर ये मान सकते हैं कि जो यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो ये पॉपुलेशन बढ़ने वाली है उसको हम मैनेज कैसे करेंगे, बिकॉज चिल्ड्रन की पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिफरेंट यहाँ पर हमने रिस्क देखे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, बिकॉज जो दो डबल रिस्क है, किसके ऊपर, पॉपुलेशन का रिस्क है एंड एनवायरमेंट हैजार्ड्स का भी रिस्क है इन कंट्रीज पर, राइट। तो कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हेल्प, न्यूरो टेक्नोलॉजी कैन हेल्प, नेक्स्ट जनरेशन रिन्यूएबल एनर्जी में जो हम चेंज करने वाले हैं दे कैन हेल्प, वैक्सीन ब्रेक थ्रूज, बहुत ज़्यादा वैक्सीन का डेवलपमेंट जो है ये सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं चाइल्डहुड इन द फ्यूचर, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया है दैट बाय 2050 लगभग मोर देन हाफ ऑफ द चिल्ड्रन विल बी लिविंग इन हैजार्डस कंडीशन। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि बहुत सारे जो हेल्थ रिस्क हैं उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ऑल्दो डिजिटाइजेशन की यहाँ पर बात करें, डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो रिचर कंट्रीज़ हैं उसमें हम कह सकते हैं कि लगभग 95% जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं उनके पास डिजिटलाइजेशन है, उनके एक्सेस है इंटरनेट का, लेकिन जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं या लोअर
इनकम कंट्रीज़ हैं उनके पास 26% ही कहीं पे हम बोल सकते हैं उनके पास एक्सेस है डिजिटलाइजेशन का। साथ में डिजिटलाइजेशन अगर आप अफोर्ड कर भी पा रहे हैं तो बच्चों के पास रिस्क है उसका बिकॉज ऑफ द साइबर थ्रेट्स एंड द साइबर क्राइम्स, सेक्सुअल असोल्ट, सेक्सुअल अब्यूज़ ऑनलाइन, तो उसको भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, उसके ऊपर भी बेटर फ्रेमवर्क हमें लगाने पड़ेंगे, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। आपको ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट निकल के आया है, दैट इज स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 की रिपोर्ट है। इट इज़ रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, तो यूनिसेफ से ये रिलीज करी गई है। एंड अगर ये मेंस में क्वेश्चन आता है तो हम इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। यूनिसेफ का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, जो कन्वेंशन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 1989 में साइन हुआ, 1992 में इंडिया ने साइन किया, ये सब आप इस तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हैं। एंड अगर सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन के ऊपर बात आए या सिर्फ और सिर्फ आप ये भी इसमें भी ये एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से न्यूज़पेपर हेल्प करता है, अलग से कोई आर्टिकल स्पेसिफिकली इस पर नहीं आएगा, आर्टिकल बस ऐसे हेल्प करता है, न्यूज़पेपर रीडिंग ऐसे हेल्प कर सकता है बिकॉज आप सब्सटेंशिएट कर पाते हैं अपने आंसर को। जैसे कि अगर हम आपसे अभी पूछें, अगर आपको हम बोले कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कैसे पड़ सकता है, तो उसमें आप ये भी डाल सकते हो। यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ चाइल्ड रिपोर्ट है तो 2024 की, उसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि चिल्ड्रन की हेल्थ पर हैजार्डस इम्पैक्ट आने वाला है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। उसमें क्या क्या सब पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, राइट। अगर हम चिल्ड्रन की सिक्योरिटी की बात करें एंड चाइल्ड सेफ्टी की बात करें, फूड सिक्योरिटी की बात करें, उसमें भी आप चिल्ड्रन में केस में ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ओके जी, हाँ जी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल जीएम क्रॉप्स के बारे में बात करी गई है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा आर्टिकल है, यू मस्ट गिव इट अ रीड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर बता दिया और आप इसको इतना बड़ा आर्टिकल देके पढ़े ही ना, बिकॉज जब आप खुद से पढ़ते हैं इट माइट टेक 10 to 15 मिनट्स फॉर यू, बट इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत इनरिचिंग एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल किसके बारे में है, जीएम क्रॉप्स कैन हेल्प फाइट हंगर डिपेंडिंग ऑन फार्मिंग मेथड। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो ये जीएम क्रॉप्स है दे कैन इम्पैक्ट दी हंगर, जो हंगर है उसको ये रिड्यूस कर सकते हैं। जीएम क्रॉप क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो जीएम क्रॉप्स यहाँ पर हम उसकी डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, जीएम क्रॉप्स को बस हम ये आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। जीएम क्रॉप क्या है, जीएम क्रॉप वो क्रॉप्स हैं जिसके अंदर जीन को मॉडिफाई करके ऐड किया गया है, जिसकी वजह से उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्रॉप्स की वो बदल जाती हैं। मेजरली हम जीन मॉडिफाई कब करते हैं क्रॉप्स का, या तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक आता है, या कोई अगर हम हर्बिसाइड उसके ऊपर अगर लगाना भी चाहते हैं, उसके ऊपर स्प्रे करना चाहते हैं, तो वो सिलेक्टिव नहीं होता, वो क्रॉप्स को भी हार्म कर देता है। दो टाइप की क्रॉप्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं स्पेसिफिकली। एक तो आपका यहाँ पर है HT क्रॉप्स, दैट इज हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप। हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप कौन सी हैं, वो क्रॉप्स जब हम मान लो कोई भी ऐसी क्रॉप है जिसके ऊपर हमने मान लो एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है ग्लाइफोसेट पेस्टिसाइड का। तो ग्लाइफोसेट जब हम फार्मर जब छिड़कते हैं अपने क्रॉप्स पर, तो ऐसा होता है कि वो वीड्स को तो हटाता ही है, पेस्ट को तो हटा ही देता है, साथ में वो क्रॉप्स को भी हार्म करता है, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी पर इम्पैक्ट आता है, फूड प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट आता है, ठीक है। तो ऐसी क्रॉप्स जीन ऐसे एडिट कर दिए कि जो क्रॉप्स हैं वो रेजिस्टेंट हो जाती हैं। अगर उनके ऊपर आपने वो हर्बिसाइड छिड़क भी दिया, अगर आपने वो पेस्टिसाइड छिड़क भी दिया, देन ऑल्सो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो खराब नहीं होगी क्रॉप। लेकिन इसमें साथ में कुछ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आने वाली हैं। ऐसा बोला गया है कि विद टाइम ऐसा हो सकता है जो वो हर्ब्स हैं या हर्बिसाइड्स जो हम छिड़क रहे हैं इनके ऊपर, वो हम स्प्रे कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है आने वाले टाइम पर कि वो रेजिस्टेंट बन जाएं, ना तो उनके ऊपर असर पड़े, या ऐसा हो सकता है धीरे धीरे उस जो हर्बिसाइड है उसका इम्पैक्ट जो ये जीन मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, HT क्रॉप्स हैं, इनके ऊपर भी आना शुरू हो जाए। तो देयर आर चांसेस ऑफ दैट ऑल्सो। और यहाँ पर फिर बोला गया है कि आप दूसरा हर्बिसाइड यूज़ कर सकते हो, डाइकैम्बा करके एक दूसरा हर्बिसाइड यहाँ पर सजेस्ट किया गया है, लेकिन दैट इज़ इवन मोर हार्मफुल देन दी ग्लाइफोसेट, ठीक है। तो ऐसा भी बोला गया है कि मान लो किसी फार्मर ने अपने खेत में ऐसी फसल लगाई है और उसने वो HT क्रॉप लगाई है और उसने ग्लाइफोसेट यहाँ पर डाइकैम्बा यूज़ कर दिया उसके ऊपर, एंड साइड वाले फार्मर ने सिंपल क्रॉप उगाई है, तो इसका इम्पैक्ट इतनी दूर तक जाएगा कि साइड वाले फार्मर की क्रॉप भी खराब हो सकती है। तो इतने हार्मफुल पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड दूसरा, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वही हैं जिनके ऊपर क्या है, जो प्रोडक्शन को इंक्रीज करे या जो पेस्ट रेजिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है बैसिलस thuringiensis, दैट इज बीटी कॉटन में एक ये हमने जीन मॉडिफाई किया हुआ है। हम बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis से हमने बैक्टीरियम लिया है, उसका जीन लिया है, एंड हमने उसमें मॉडिफाई किया है क्रॉप में, कॉटन क्रॉप में, कॉटन के सीड्स में, किस तरीके से कि जब ये
क्रॉप बड़ी होगी उसके ऊपर जो बैक्टीरियम है, जो आपके बॉल वॉर्म पेस्ट अटैक है वो उसके ऊपर अटैक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो बीटी जो आपका बैसिलस थुरिनजेनेसिस है वो कॉटन क्रॉप में एक टॉक्सिन रिलीज करेगा जो कि पेस्ट को अटैक करने से रोकेगा। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर भी एक नुकसान की बात ये बोली गई है कि हो सकता है आने वाले समय में ऐसा हो जाए कि जो पेस्ट अटैक करने वाला था, बॉल वॉर्म था, वो उस टॉक्सिन से रेजिस्टेंट हो जाए। ये सारा जो कंसेप्ट है ना, अभी हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था इन द केस ऑफ AMR, राइट। जैसे कि हम जो हमारे बॉडी में पैथोजेंस है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेजिस्टेंट बन जाए फॉर द एंटीबायोटिक्स, ऐसा ही हो सकता है यहाँ पर भी, जिसमें हम ये GM क्रॉप्स की बात कर रहे हैं कि जो जिस वजह से हमने ये जीन मॉडिफिकेशन किया था, हो सकता है ना आने वाले समय में उसके तरफ भी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए एंड इट कैन एडवर्सली इम्पैक्ट दी प्रोडक्शन एंड दी क्रॉप्स ऑल्सो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे फिर एक दूसरा जो साइड दिखाया गया है कि ये दिखाया गया है कि एटलीस्ट इट इज़ नॉट, क्योंकि बोलते हैं ना कि लेबलिंग करिए आप GM क्रॉप्स हैं या नॉन GM क्रॉप्स हैं, राइट, बिकॉज इतना मार्केट में ये फ्लड किया हुआ है ये एस्पेक्ट कि जो GM क्रॉप्स हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और जो जितने भी यहाँ पर नॉन GM क्रॉप्स हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल है और जो GM क्रॉप्स हैं वो ज़्यादा हार्मफुल हैं इंसान की हेल्थ के लिए। हालांकि इसमें जो स्टडी है वो इतनी नहीं करी गई है, क्योंकि स्टडी किस पे होती है, जो हम हर्बिसाइड यूज़ कर रहे हैं या फिर हम जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन यूज़ कर रहे हैं, जो हम फीड कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, रैट्स पे कर रहे हैं, रोडेंट्स पे कर रहे हैं। लेकिन जब हम रैट्स पे कर रहे हैं तो उसकी एफिशिएंट स्टडी हम नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि उनकी इतनी लाइफ टाइम है ही नहीं कि वो उनके जीन्स में ऑल्ट्रेशन करना शुरू कर दे, वो पहले ही उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा तो है नहीं। फिर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो कैपिटलिस्ट माइंड के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो ऐसे स्पेसिफिक जीन, पहले तो जीन मॉडिफिकेशन करते हैं और स्पेसिफिकली ऐसे ही हर्बिसाइड लेके आते हैं जो इनको इम्पैक्ट नहीं करेंगे। इस मतलब क्या कहते हैं इसमें कि हैंड एंड ग्लव सिचुएशन है इसमें, कि दोनों ही आपस में यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, राइट। तो लेकिन यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उठाया गया है इस आर्टिकल में, ये बोला गया है कि आप ऐसा तो नहीं कर सकते हो ना कि यहाँ पर बहुत सारे जैसे इंसान है, राइट, एक कम्युनिटी है, उसको आप फीड करना शुरू कर दो जस्ट टू सी कि कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा। ऐसा तो आप नहीं कर सकते हो। दिस इज हार्मफुल फॉर द ह्यूमन काइंड, मैनकाइंड के लिए बहुत हार्मफुल है, वो उनकी राइट्स के खिलाफ है, राइट। तो आप ये ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं इनको नहीं कर सकते। दूसरा ये भी बोला गया है कि जो ये ट्रांजिशन है टू द GM क्रॉप्स उसके लिए भी मार्केट रेडी नहीं है। इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है जो लोगों के ऊपर। सो दैट इज़ वाई हमें ये करना चाहिए कि इंस्टेड कि यहाँ पर ये भी तो बोला गया है कि जो क्रॉप्स हैं उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट अगर पड़ रहा है तो आप ये भी तो कर सकते हो कि जैसे रेजिस्टेंस की हमने बात करी, तो आप ये भी कर सकते हो कि जो भी यहाँ पर रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है तो फिर से आप जीन ऑल्ट्रेशन कर दो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि आप सिलेक्टिव सिर्फ एक हर्बिसाइड को, क्यों ये बोल रहे हो कि जीन ऐसा मॉडिफाई करेंगे कि उस हर्बिसाइड के अगेंस्ट, ऐसा करो कि एक ब्लैंकेट कवर बन जाए, डिफरेंट हर्बिसाइड्स के अगेंस्ट भी ये पेस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर ले जो क्रॉप है, राइट। दूसरा बोल रहे हैं कि क्रॉप रोटेशन भी कर सकते हो ताकि जो सॉइल्स में बैक्टीरियाज है, सॉइल में जो पेस्ट हैं, सॉइल में जो वीड्स डेवलप होने वाले हैं वो भी उसमें रेजिस्टेंस डेवलप ना कर पाए। आप पूरा साल एक ही चीज़ उगाते जाओ और सालों तक वही चीज़ उगाते रहे हो अपनी सॉइल में, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब उनको आदत हो जाएगी। कई बार होता है कि टीचर डांटता रहता है, एक समय आएगा आदत हो जाएगी, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसा ही चीज़ है यहाँ पर क्रॉप्स के साथ। तो कह रहे हैं कि क्रॉप रोटेशन करते रहना चाहिए ताकि उनका जो रेजिस्टेंस है वो डेवलप ही ना हो पाए, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड आई सजेस्ट यू काइंडली रीड दिस आर्टिकल, इट इज़ वेरी एनरिचिंग फॉर यू गाइज। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ओके, यस, चलिए, इम्पॉर्टेंट है। हम ऑलरेडी, आई नो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस PM विद्या लक्ष्मी स्कीम। दोबारा से इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन आया है, वो डिस्कस कर लेते हैं। PM विद्या लक्ष्मी स्कीम, यहाँ पर विद्या है एंड लक्ष्मी है, फाइनेंस है एंड एजुकेशन है, दोनों इंटरलिंक्ड है, ऐसे याद कर लेना इसको, PM विद्या लक्ष्मी स्कीम को। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, कुछ सेलेक्टेड 860 जो टॉप रैंक हायर एजुकेशन क्वालिटी इंस्टीट्यूट्स हैं, राइट। तो NIRF है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग सिस्टम है, फ्रेमवर्क है हमारे पास। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रैंक देते हैं जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं। उनमें जो टॉप 860 में इंस्टीट्यूट्स आएंगे उनके सभी स्टूडेंट्स इसमें लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे इस स्कीम के अंडर। यहाँ पर कोई स्कॉलरशिप नहीं है,
यहाँ पर कोई आपको ग्रांट नहीं दी जा रही है। यहाँ पर मेजर काम क्या है कि अगर स्टूडेंट्स को स्टडी के लिए अगर उस इंस्टीट्यूट में उनको एडमिशन मिल गया है और उनको पढ़ाई के लिए लोन चाहिए, तो ये जो स्कीम है दिस इज गोइंग टू हेल्प नियर अबाउट 22 लाख स्टूडेंट। एंड जो भी स्टूडेंट इन 860 इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने के लिए काबिल हो जाएंगे, तो उनको एक लोन भी मिल सकता है अपनी स्टडीज़ को पूरा करने के लिए। एंड ऑल्सो अगर जो उनकी फैमिली इनकम है इट इज़ बिलो 8 लाख पर ईयर पर एनम, तो उनको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलने वाला है। ऑल दो दूसरों को क्या फ़ायदा होने वाला है, उसमें ये फ़ायदा होने वाला है कि आपको कोई कोलैटरल इसमें रखने की ज़रूरत नहीं है। जो गारंटी है, जो क्रेडिट गारंटी है, दैट अप टू 70% दैट विल बी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो यहाँ पर जो गारंटी है स्टूडेंट की गारंटी, क्योंकि बैंक क्या करेगा, बैंक तो अपना अलग से फंक्शन है, बैंक कहेगा कि हम इसको कोलैटरल फ्री दे रहे हैं, तो क्रेडिट गारंटी कौन लेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि अप टू 70% हम गारंटी ले रहे हैं, बाकी की गारंटी स्टूडेंट की है और इसमें आप कोलैटरल नहीं लोगे। अगर इस इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है और उसको एजुकेशन लोन चाहिए है, तो आप उसको एजुकेशन लोन देंगे विदाउट एनी कोलैटरल। किसी की भी चीज़ के, किसी ज़मीन के, किसी घर के कागज़ गिरवी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लोन कोलैटरल फ्री यहाँ पर मिलने वाला है, राइट। ये इसमें कहा गया है। एंड यहाँ पर ये भी बोला गया है कि अगर जो 8 लाख की इनकम है और जिनको स्पेसिफिक बात यहाँ पर ये है कि आप किसी और स्कॉलरशिप के अंडर यहाँ पर फॉल नहीं करने चाहिए। मतलब क्या है कि अगर आपको कोई और एजुकेशन स्कॉलरशिप मिल रही है, कोई और स्कीम के अंडर आप कवर हो रहे हो, देन आपको यहाँ पर लोन नहीं दिया जाएगा। तो जिनकी जो फैमिली इनकम है अगर वो 8 लाख तक है, अगर अप टू 8 lakhs है, तो दीज स्टूडेंट्स they will be receiving 3% interest subvention for loans up to 8 lakh and will be provided during the moratorium period। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में हमें जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका जो टाइम फ्रेम है दैट विल बी फ्रॉम 2024 टू 2030, दैट इज 2024 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से लेके 2030-31 तक यहाँ पर ये रहने वाला है। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, दूसरों से कैसे अलग है। ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं एजुकेशन के लिए, तो इसमें खासा अलग क्या है, इसमें अलग ये है आपके लिए कि जितने भी यहाँ पर स्कीम्स हैं उनमें कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन दी हुई है, या तो कास्ट बेस पर है या फिर इकोनॉमिक स्टेटस पर है, लेकिन इसमें कंप्लीट स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया गया है। लगभग 22 लाख स्टूडेंट यहाँ पर हेल्प लेने वाले हैं इस स्कीम की तरफ से। लेकिन इसमें क्या बात करी गई है कि ऐसे 860 यूनिक इंस्टीट्यूट्स हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, अब जो स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। जो भूख है नंबरों की वो अब बढ़ने वाली है, बिकॉज उनको इंस्टीट्यूट से, उनको बैंक से लोन, कोलेट्रल फ्री लोन तभी मिलेगा जब वो इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाएंगे, राइट। तो ये जो एडमिशन प्रोसेस है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो रैंकिंग है उसमें जो क्वालिटी एजुकेशन है, सिर्फ उन क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हीं को ये रैंक, उन्हीं को ये बेनिफिट मिलने वाला है। ऑल्दो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेसिंग ऑफ लोन्स। ये दूसरी स्कीम से लोन्स प्रोसेसिंग में डिफरेंट है, इनकम कैप में डिफरेंट है, अमाउंट ऑफ मनी टू बी डिस्बर्स्ड उसमें भी डिफरेंट है। एंड ये भी बोला गया है कि सिंप्लीफाई किया गया है लोन एप्लीकेशन को, और पब्लिक बैंक्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दोनों ही यहाँ पर ये लोन दे सकते हैं। इसमें कोई खासा अलग से कोई स्कीम नहीं चलाई गई कि कोई फैक्टर स्पेसिफिकली जैसे कास्ट है, इनकम, फैमिली इनकम है, उसके बेस पर नहीं है। फैमिली इनकम बेशक यहाँ पर ध्यान रखा गया है 8 लाख वाला, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन। अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन मेजर बात क्या है, कोलेट्रल नहीं रखना है, क्रेडिट गारंटी आपको किसी को नहीं रखना है, सरकार आपकी क्रेडिट गारंटी दे रही है। दिस इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल for the education purpose. This is going to be beneficial for those students who can get admission in the top 860 institutes. So अगर आपको भी एडमिशन किसी भी इंस्टीट्यूट में लेना है, then you might check आपका जो इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वो कौन सी रैंक पर आता है, right? So that's all for today's discussion. Kindly read the newspaper thoroughly and like the video, share the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day.